हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है वनडे एग्जाम प्रिपरेटरी इंग्लिश क्लासेज में। आज हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। इसके रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के पार्ट 2 ऑलरेडी आप तक पहुंच चुके हैं और आज हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जैसे दिखने वाले ऐसे एडजेक्टिव्स की जो दिखते तो कंपैरेटिव डिग्री हैं लेकिन वे वास्तव में कंपैरेटिव डिग्री होते नहीं। आपको पिछले वीडियोज में आपको बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री या तो IOR या ER एडजेक्टिव में जुड़े होने से बनता है। एडजेक्टिव के अंत में IOR आता है या एडजेक्टिव के पूर्व तो वो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं। आज मैं बता रहा हूं ऐसे एडजेक्टिव जो देखने में आपको कंपैरेटिव डिग्री लगेंगे, यानी कि जिनके अंत में IOR आएगा या अंत में ER आएगा, लेकिन वो कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। लेकिन वे हैं कौन कौन से ऐसे शब्द, हैं कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव, आइए देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जनरली कंपैरेटिव डिग्री के अंत में IOR आता है या फिर अंत में ER आता है। और आप देख रहे हैं ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में IOR है या ER है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं माने जाते। ये भले आपको कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जैसे दिख रहे हों, लेकिन ये वास्तव में कंपैरेटिव डिग्री होते नहीं हैं। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति किया जाता है। जी, तो आपने सुना, ये एडजेक्टिव्स जो देखने में कंपैरेटिव लगते हैं लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री के होते नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की तरह ही किया जाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं जी, मैंने ये बताया था कि ये उपरोक्त एडजेक्टिव्स भले ये कंपैरेटिव डिग्री की प्रतीत हो रहे हों, लेकिन ये वास्तव में पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव माने जाते हैं। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ही गॉट माइनर इंजरी इन एक्सीडेंट। इसका मतलब है उसे दुर्घटना में मामूली सी चोट आई। तो आपने देखा ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, he got minor injury in the accident, इसका मतलब उसे दुर्घटना में मामूली सी चोट आई। माइनर इंजरी, मामूली सी चोट, नाम मात्र की चोट। और सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, शी लिव्स इन अपर स्टोरी, यानी कि वह ऊपरी मंजिल में रहता है। ये ई लगेगा यहां, शी लिव्स इन अपर स्टोरी, वह ऊपर मंजिल में रहता है। तो अपर यहां कंपैरेटिव नहीं, ऊपर का सेंस है। फार्मर रेन्स वर यूजफुल टू द स्टैंडिंग क्रॉप। फार्मर मीन्स होता है पहले वाली बारिशें। जो फार्मर का मतलब पहले होता है, तो पहले की जो भी बारिश हुई वो सब खेतों में खड़ी क्रॉप के लिए बेहद यूजफुल थी। एंड चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड मेजर पोर्शन ऑफ द वर्क, काम का ज्यादातर पोर्शन समाप्त कर लिया, मतलब अधिकांश काम का पोर्शन समाप्त कर लिया गया है। तो इस तरीके से देखा, ये भले आपको कंपैरेटिव जैसे दिख रहे हो, लेकिन ये वास्तव में इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की तरह होता है। ये पॉजिटिव डिग्री है, लोग कंफ्यूज ना हो इनके कंपैरेटिव होने में। ये वास्तव में पॉजिटिव डिग्री में ही इनका प्रयोग होता है। और इसमें आपको जानना है, जब दो एडजेक्टिव्स का संबंध, जब दो एडजेक्टिव्स का संबंध एक ही नाउन से हो, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु से हो, तो दोनों एडजेक्टिव्स का प्रयोग
सेम डिग्री में किया जाएगा। दोनों एडजेक्टिव्स की डिग्री अलग अलग नहीं हो सकती। आइए देखते हैं सामने एग्जांपल्स में देख रहे हैं। धर्मेंद्र के लिए दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है। एक एडजेक्टिव है बेस्ट और दूसरा एडजेक्टिव है ब्रेव। ये दोनों एडजेक्टिव्स धर्मेंद्र के लिए आए हुए हैं और मैंने अभी यही बताया कि जब दो एडजेक्टिव्स का संबंध एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु से हो तो दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में प्रयोग किए जाएंगे। आप देख रहे हैं ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये पॉजिटिव डिग्री है। इन दोनों का कनेक्शन धर्मेंद्र से है। तो प्रॉब्लम ये है, रूल में अभी तो मैंने केवल बताया कि दोनों सेम डिग्री में होंगे। तो क्या मुझे यहां पर द गुड एंड ब्रेव कर देना चाहिए या द बेस्ट या द ब्रेवेस्ट कर देना चाहिए? तो आपको जानना चाहिए कि दोनों डिग्री में से जो हायर डिग्री होगी उसी में दूसरी डिग्री को भी कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया है जब दो एडजेक्टिव्स का संबंध किसी एक नाउन से हो तो दोनों एडजेक्टिव्स सेम डिग्री में प्रयोग होंगे। ये सेम डिग्री में नहीं है तो उन दोनों में से जो हायर डिग्री में होगा दूसरे को उसी डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि इसका कंप्लीट हो जाएगा क्या? धर्मेंद्र इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ द पंजाब। क्योंकि ये दो डिग्री है और दो डिग्री में ये हायर है इसके अपेक्षा, तो आप जो डिग्री हायर होता है दूसरे वाले को उसी हायर डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि इन दोनों का संबंध एक से है इसलिए यहां आर्टिकल द को दोहराने की कोई जरूरत है नहीं। आपको आर्टिकल में मैंने बताया था कि जब दो एडजेक्टिव्स का संबंध किसी एक नाउन से हो तो आर्टिकल का प्रयोग केवल हमें फर्स्ट एडजेक्टिव के पूर्व ही करना चाहिए। कि द टू फर्स्ट का प्रयोग लोग अक्सर करते हैं। किसका? द टू फर्स्ट का प्रयोग लोग अक्सर कर देते हैं अनजाने में ही सही। तो ये जो द टू फर्स्ट है ये एक मीनिंगलेस वर्ड है। द टू फर्स्ट का प्रयोग लोग अनजाने में कर देते हैं और उनका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये द टू फर्स्ट ये मीनिंगलेस वर्ड है। वास्तव में द टू फर्स्ट के स्थान पर होना चाहिए द फर्स्ट टू का प्रयोग होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ये प्रयोग आपका इनकरेक्ट होगा। इंग्लिश वर्ड है, इसे भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं सेंटेंस बनने वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बल्कि इसका सही वर्ड होता है द फर्स्ट टू। द टू फर्स्ट नहीं करना चाहिए, इसके बदले में होना क्या चाहिए? द फर्स्ट टू का प्रयोग होना चाहिए। आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल है आपका और लिखा है द टू फर्स्ट पीपल ऑफ द रो आर वेरी जेंटल। इसमें कहने का यह प्रयास हुआ है कि रो के मीन्स लाइन के शुरू के दो आदमी ये बहुत ही जेंटल हैं, बहुत ही सज्जन हैं और संयोग से लिखने वाले से गलती हो गई। द टू फर्स्ट ये एक मीनिंगलेस वर्ड है, मैंने आपको बताया है। वास्तव में उसे करना क्या चाहिए था? सोचिए, मैंने भी क्या बताया है, इसके स्थान पर होना चाहिए था द फर्स्ट टू पीपल ऑफ द रो आर वेरी जेंटल। तो आप समझ गए होंगे और मुझे लगता है आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट रूल है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें इस कंफ्यूजन को दूर करना है। हम डीप स्टडी करने जा रहे हैं
few, a few and the few के बारे में। तो आप देख रहे हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रख, देखने में तो ये सब सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। आपको जानना चाहिए, फ्यू एक निगेटिव वर्ड है। ये अपना निगेटिव मीनिंग रखता है। फ्यू निगेटिव मीनिंग रखता है और इसका अर्थ ना के बराबर, ना के बराबर होता है, अर्थात हार्डली वन, हार्डली वन, या आप कह सकते हैं दैट इज। अर्थात हार्डली वन का मीनिंग क्या है, यह भी आपको जानना है कि हार्डली वन का मीनिंग होता है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। तो अभी हमने जाना फ्यू अपना निगेटिव सेंस रखता है, इसका मीनिंग ना के बराबर होता है, अर्थात मुश्किल से एक, नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, मुश्किल से एक, अगर ज्यादा से ज्यादा एक। वैसे इसका मतलब होता है ना के बराबर। हमें कहना है उसका कोई दोस्त नहीं है, या हमें कहना है मुश्किल से उसका कोई एक दोस्त होगा, या हमें कहना है उसका एक से ज्यादा दोस्त है ही नहीं। इन तीनों ही स्थितियों में आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं। तीनों सेंटेंस देख रहे हैं, उसका कोई मित्र नहीं है। तो मैंने बताया फ्यू अपना निगेटिव सेंस रखता है, उसका कोई मित्र नहीं है, नेगेटिव सेंस, मित्र नहीं है, या फिर उसका मुश्किल से कोई दोस्त होगा या एक दोस्त होगा। मैंने बताया ना के बराबर इसका मीनिंग होता है। पहला हिंदी सेंटेंस यही बता रहा है, कोई मित्र नहीं, नेगेटिव सेंस रखता है। दूसरा बता रहा है मुश्किल से, ये हार्डली वन का सेंस दे रहा है। सेकंड वाला सेंटेंस मुश्किल से एक दोस्त होगा, एक मित्र होगा, हार्डली वन का मीनिंग दे रहा है। और हार्डली वन का जो सेंस है नॉट मोर देन वन, इसका सेंस दे रहा है। यह आपका थर्ड एग्जांपल, उसका एक से अधिक दोस्त है ही नहीं। इन तीनों का इंग्लिश में एक ही ट्रांसलेशन होगा और वो होगा ही हैज फ्यू फ्रेंड। अपेक्षा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। एक सेंटेंस को आप इन तीन तरीके से कह सकते हैं। ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं और इन सब का ट्रांसलेशन ही हैज फ्यू फ्रेंड होगा, क्योंकि फ्यू अपना नेगेटिव सेंस रखता है, जिसका मीनिंग मुश्किल से कोई होता है या एक से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ, यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी इंपॉर्टेंट लगती है, काफी यूजफुल लगती है, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आया मैटर यूजफुल लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं, चर्चा करते हैं आ फ्यू वर्ड। फ्यू
का मीनिंग होता है सम। आ फ्यू किसका सेंस रखता है? आ फ्यू गिव द सेंस ऑफ सम। यह इसका अर्थ होता है सम, अर्थात कुछ। जबकि द फ्यू सेंस देता है नॉट मोर। ये एक सर्टेनिटी देता है, जिसका मीनिंग होता है नॉट मोर बट ऑल। मैं आपको यह भी बता दूं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉट मोर बट ऑल, इसका मतलब होता है ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, लेकिन पूरा का पूरा। तो आपने देखा, आ फ्यू का मीनिंग होता है सम, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है कुछ। और द फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मोर बट ऑल। ऐसा सेंस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ज्यादा नहीं लेकिन पूरा का पूरा। जैसे किसी को कहना है उसने कुछ पुस्तकें खरीदा। सेंटेंस है उसने कुछ पुस्तकें खरीदा। सोचिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जी, इसका ट्रांसलेशन होगा ही या सी। ये उसने मेल के लिए है तो ही हो जाएगा, फीमेल के लिए है तो सी हो जाएगा। तो ही, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, आप बॉट करेंगे, बॉट आ फ्यू बुक्स, आ फ्यू बुक्स। लेकिन अगर आपने सम किया है और दूसरे ने, आपने सम किया है और दूसरे ने आ फ्यू किया है, तो आपको लगे अच्छा ये दूसरे का सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। आ फ्यू या सम सेम मीनिंग रखता है, तो आप कर सकते हैं उसने कुछ पुस्तकें खरीदा है, ही बॉट आ फ्यू बुक्स। आप मेरी बात अच्छी से समझ रहे होंगे, मुझे अपेक्षा है। हम बता रहे थे आपको फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। मैंने फ्यू को एक्सप्लेन किया, आ फ्यू और द फ्यू को एक्सप्लेन किया। मैंने बताया द फ्यू का यूज होता है नॉट मोर बट ऑल का सेंस देने के लिए, ज्यादा नहीं पूरा, लेकिन पूरा का पूरा। तो हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। यह पर सेंटेंस है, जॉन हेल्प्ड वॉशिंगटन बाय गिविंग द फ्यू मनी he had, but that was not sufficient. ये स्ट्रगल फॉर माई एजुकेशन, जो कि ब्रूकर टी वॉशिंगटन के द्वारा कंपोज ये चैप्टर है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। अमेरिकन राइटर ब्रूकर टी वॉशिंगटन ने कंपोज किया था। वॉशिंगटन बहुत ही हल्की उम्र से, 10-11 साल की उम्र से ही वो कोल माइन में, साल्ट फर्नेस में, नमक की भट्टी पर, कोयले की खान पर काम किया। जब वो कोयले की खान में काम कर रहे थे तो उन्होंने एक 2 माइनर्स की टॉकिंग सुना, जो कि एक बहुत अच्छे स्कूल के विषय में बतिया रहे थे। वो बहुत इंटरेस्टेड हुआ, छिप कर वो सुनने लगा उनकी बात, और बात सुनकर इतना
अफेक्टेड हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत डिसाइड किया कि मैं उस स्थान को जाऊंगा, हैम्पटन की ये जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उस स्कूल को जाऊंगा, वहां पर पढ़ूंगा। तो वो स्वयं 11-12 साल का बच्चा था। शायद फादर ना रहे होंगे, सीधी सी बात है, फादर के ना रहने पर ही 10-11-12 साल का लड़का काम के लिए निकलता है। तो जब वो जाने लगा तो उसका छोटा भाई, जो कभी भी कुछ पैसे पा जाया करता रहा होगा, उसे वो एक गुल्लक में इकट्ठा करता है। अब वो जाने लगता है तो वो जॉन अपने बड़े भाई वॉशिंगटन को वो पूरा का पूरा पैसा दे देता है। द फ्यू का मतलब नॉट मोर। सोचिए, जिस घर का बड़ा लड़का 10-12 साल का होगा, वो कोयले की खान पर काम कर रहा होगा, नमक की भट्टी पर काम कर रहा होगा, तो जब कभी पैसा छोटे भाई को देता होगा खर्च के लिए, तो कितना देता होगा? बेहद मामूली सी रकम। तो वही सालों से उसने, उसके छोटे भाई ने वही उसे दिया जाने वाले पैसे को बचा कर रखा था एक गुल्लक में। तो वही पूरा पैसा उसको दिया, यानी कि वो पैसा ज्यादा नहीं था। द फ्यू, बात समझिए मैं क्या बताने का प्रयास करूं। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मोर। तो उसका छोटा भाई जो पैसा पाता रहा होगा, बहुत कम पैसा पाता रहा होगा, साल भर में कितना इकट्ठा होगा, उसकी कल्पना करिए। जिस घर का बड़ा बेटा 10-12 साल का है, वो बाहर किसी फैक्ट्री में खान में काम कर रहा है, तो वो पैसा ज्यादा नहीं था। द फ्यू ज्यादा नहीं था, बट ऑल, उसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया जो उसके पास था। जॉन के पास जितना पैसा था, उसने पूरा का पूरा वो पैसा दे दिया वॉशिंगटन को। बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो पैसा भी सफिशिएंट नहीं था उसे हैम्पटन तक जाकर शिक्षा पाने के लिए। तो अपेक्षा, मेरी बात आप समझ गए होंगे। दाफी का मतलब होता है नॉट मोर बट ऑल। तो जॉन के पास जो भी पैसा था, उसने पूरा का पूरा दे दिया वॉशिंगटन को। उसके पास ज्यादा पैसा था नहीं, और जो भी था पूरा का पूरा दे दिया, और वो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं था। मुझे लगता है आप द फ्यू वाली बात समझ गए होंगे। और लेते हैं एक नेक्स्ट रूल। लेकिन बता दूं, मैंने अभी भी बताया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हीं के साथ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग होता है। जी, अब आपका नेक्स्ट रूल है ईच और एवरी। ईच या एवरी, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं ईच व एवरी, इन दोनों का प्रयोग हिंदी के शब्द प्रत्येक के लिए होता है। लेकिन ईच व एवरी का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ईच का प्रयोग, ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू। ईच का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग ईच विदाउट एक्सेप्शन, प्रत्येक का सेंस देने के लिए, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर शख्स का सेंस देने के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, ईच का प्रयोग एक लिमिटेशन दिखाता है। ईच लिमिटेशन शो करता है, जबकि एवरी की कोई लिमिट नहीं होती, ये लिमिटलेस का सेंस देने के लिए किया जाता है। जैसे अब मैं कहूं ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास,
तो क्लास का दो बच्चों में से कोई बात कर रहा हूं या ज्यादा पूरी क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं, वो लिमिटेड है। मैं जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं वो क्लास की संख्या के साथ एक लिमिट है ईच के लिए। लेकिन जब बात किया जाएगा ईच स्टूडेंट्स मस्ट हैव वर्क हार्ड, मस्ट वर्क हार्ड, ईच स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, तो ये ईच किसके लिए लगा है? क्लास के लिए लगा, क्योंकि ये लिमिटेशन को दिखाता है। ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास के लिए है, यहां पर ईच का प्रयोग क्लास के लिए। मैंने बताया क्लास के बच्चों को जरूर मेहनत करना चाहिए। लेकिन जब कहूं एवरी सन मस्ट बी ओबीडियंट, हर बेटे को आज्ञाकारी होना चाहिए, तो ये लिमिटलेस का सेंस देता है, ये लिमिटलेस का सेंस देता है। दुनिया के जितने भी बच्चे हैं दुनिया में सबकी बात कर रहा है, जबकि ईच एक लिमिटेशन दिखाता है। क्लास, परिवार, कोई ना कोई लिमिट दिखाने के लिए ईच का प्रयोग होता है, जबकि एवरी एक लिमिटलेस वर्ड है। और मैंने बताया ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए करते हैं एक लिमिटेशन में, जबकि एवरी का प्रयोग आप लिमिटलेस चीजों के लिए करते हैं। ईच विदाउट एक्सेप्शन, जिसमें आप किसी को जंप नहीं करते, कोई एक्सेप्शन में छोड़ते नहीं हैं। ये एग्जांपल्स देख रहे हैं। एवरी सीट ऑफ द थिएटर वॉज बुक्ड, थिएटर की हर सीट बुक की गई थी। तो हमने बताया ये लिमिटलेस, थिएटर में जितनी सीटें होती हैं वो पूरे की बात कर रहा है, लिमिटलेस सेंस दे रहा है। ये नहीं कि थिएटर की 100, 50, 200, ऐसा कोई, जितनी सीटें हैं सभी बुक हो चुकी हैं। यहां देख रहे 4 स्टूडेंट विल सिट इन ईच बेंच, ईच बेंच में 4 स्टूडेंट बैठेंगे, ये लिमिट है। ये किसी क्लास की लिमिट हो सकती है, किसी कॉलेज की, किसी इंस्टीट्यूशन की लिमिट हो सकती है। तो आप समझ रहे होंगे ईच लिमिटेशन दिखाता है, जबकि एवरी ये लिमिटलेस का सेंस देता है। और इन दोनों का प्रयोग प्रत्येक या हर एक, सबका अलग अलग सेंस देने के लिए किया जाता है। इसके हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ जा रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ वन था ना, मैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को डिक्टेट किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, यानी कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे मैंने अभी बताया भी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं और इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए कतई नहीं किया जाना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, फ्यू की तरह ये लिटिल भी अपना नेगेटिव सेंस के लिए जाना जाता है। लिटिल अपना नेगेटिव सेंस रखता है। इसका भी मीनिंग होता है ना के बराबर, ना के बराबर।
अर्थात यह उस क्वांटिटी को दिखाता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी यूज्ड। मैंने बताया लिटिल एक नेगेटिव सेंस रखता है, इसका भी मीनिंग ना के बराबर होता है, और ना के बराबर कहने का आशय है यह उस क्वांटिटी को दिखाता है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। सपोज कोई आदमी प्यासा है, दूर से आ रहा है, उसे ने एक ऐसा घड़ा देखा जो घड़ा है तो 10 लीटर 12 लीटर का, लेकिन उसके तली में 30-40 ग्राम पानी पड़ा हुआ है। तो जरा सोचिए, जब आप प्यासे होते हैं, किसी बाल्टी में, किसी घड़े में 30-40 ग्राम पानी होगा तो उसे आप उड़ेलते हैं क्या पीने के लिए? नहीं। यह उस क्वांटिटी को दिखाता है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसी से रिलेटेड मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। तालाब आप जानते हैं, तालाब का यूज इरिगेशन के लिए करते हैं, लोग बादिंग के लिए करते हैं, और वॉशिंग कपड़े वगैरह भी वॉश करते हैं, बहुत सा यूज होता है। लेकिन एक तालाब है जो सूख गया है, उसकी तली में सपोज दैट दिस वन इज अ पॉन्ड, दिस वन इज अ पॉन्ड, ये तालाब है, ये सूख गया है, उसकी तली में 10, 12, 15 लीटर पानी पड़ा हुआ है। पानी है तो, लेकिन इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? तालाब के इस पानी का उपयोग, जिसके तली में 12-15 लीटर 50 लीटर पानी पड़ा हुआ है, उसका यूज नहीं किया जा सकता, ना तो इरिगेशन के लिए, ना कपड़े वॉश करने के लिए, ना ही किसी अन्य कार्य के लिए। तो मेरी बात समझिए, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये लिटिल उस क्वांटिटी को दिखाता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड, जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, और इसका मीनिंग ना के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में लोग ये कहेंगे ना यार तालाब में पानी नहीं है। घड़े में 10, 12, 15 लीटर के घड़े में 25-30 ग्राम पानी, 40 ग्राम पानी आना, तो लोग यही कहेंगे ना कि घड़े में पानी नहीं है। जी हाँ, तो ये ऐसा ही निगेटिव सेंस लेता है, और ये उस मात्रा को दिखाता है जिसका यूज नहीं किया जा सकता है। और अब मैं बता दूं, अ लिटिल का मीनिंग भी सम, अर्थात कुछ दिखाता है। अ लिटिल ये एक सर्टेन क्वांटिटी को दिखाता है, एक निश्चित मात्रा को दिखाता है। कुछ यानी कि ये सर्टेन क्वांटिटी को दिखा रहा है। ये एक निश्चित मात्रा को दिखाता है। जबकि द लिटिल का होता है नॉट मोर बट ऑल। द लिटिल का मीनिंग क्या होता है? नॉट मोर बट ऑल। हम चीजों को बेहतर समझ पाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। लेते हैं एग्जाम्पल्स। मैंने अभी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि लिटिल, अ लिटिल,
द लिटिल को एक्सप्लेन किया और उसी एक्सप्लेनेशन को माइंड में सेट करने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए और उसे कभी ना भूलने के लिए ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अभी बताया भी था, तालाब का नॉमिनल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। मैंने बताया था तालाब कितना बड़ा होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तालाब है, उसकी तली में 15, 50, 100 लीटर पानी है। उस पानी का उपयोग किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता जो यूज करते हैं तालाब के पानी के, ना तो इरिगेशन के लिए, ना वॉशिंग के लिए, ना ही किसी अन्य कार्य के लिए। तो लोग यही कहते हैं ना तालाब में पानी नहीं है। तो देखिए ये है एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए देयर रिमेन्ड लिटिल वाटर इन द पॉन्ड। इसका मतलब है तालाब में पानी नहीं है। और मैंने बताया था ये लिटिल नेगेटिव सेंस रखता है और इसका प्रयोग उस मात्रा को दिखाने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता। 12-15 लीटर के घड़े में 30, 40, 50 ग्राम पानी का होना या बड़े से तालाब में 150 लीटर पानी का होना, ये उस मात्रा को दिखाता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड। ना के बराबर इसका मीनिंग होता है, निगेटिव सेंस रखता है। लोग ये कहते हैं तालाब में पानी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। तालाब में ना के बराबर पानी बचा है या तालाब में पानी नहीं बचा है, आप दो में से कोई भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अ लिटिल का मीनिंग सम होता है और ये सर्टेन क्वांटिटी को दिखाता है। मैंने अभी आपको बताया था इसका मीनिंग सम होता है और इट शोज सर्टेन क्वांटिटी। इसका मतलब है मुझे पीने को कुछ पानी दे दो। प्यास बुझाने की एक निश्चित मात्रा होती है। ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें मेंशन है गिव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। प्यास बुझाने के लिए एक निश्चित मात्रा चाहिए पीने के लिए, आधा लीटर, 1 लीटर, कुछ ऐसा ही। और ये अ लिटिल भी एक सर्टेन क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की जिसमें मेंशन है डोंट। थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें मेंशन है डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम दैट यू हैव फॉर एग्जाम। द लिटिल के विषय में मैंने अभी बताया है, नॉट मोर बट ऑल का सेंस देता है, ज्यादा नहीं, जो है वो पूरा का पूरा, वो सब का सब। इसका मतलब है डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम, उस समय को तुम वेस्ट मत करो जो तुम्हारे पास एग्जाम के लिए बचा है। सपोज दैट कल एग्जाम है तो हमारे पास 10-12 घंटे का समय है ना, समय ज्यादा है क्या? नॉट मोर, नॉट मोर समय नहीं है, बट ऑल इसका मीनिंग होता है। द लिटिल का मीनिंग नॉट मोर बट ऑल होता है। तो अगर हमारा एग्जाम कल है और हमारे बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, इसका मीनिंग है डोंट वेस्ट द लिटिल टाइम दैट यू हैव फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए जो तुम्हारे पास समय है उसे वेस्ट मत करो। सपोज दैट कल हमारा एग्जाम है, हमारे पास 10, 12, 14 घंटे हैं, तो ज्यादा समय है क्या? ज्यादा समय नहीं। तो जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है उसे पूरा का पूरा ऐसा गवाओ नहीं, बर्बाद मत करो। तो द लिटिल का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे। हाँ, एक गुजारिश है आपसे, मैं आप तक ऐसे ही वन डे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक भेजता रहूं।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में संकोच मत किया करिए, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्रिप्शन हमें आप तक नए नए मैटर का वीडियो पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो अपेक्षा है आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर व लाइक करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।